नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं टीकाकरण के महाअभियान की, जिसकी शुरुआत 21 जून को हमारे देश में हुई थी। और सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि हमारा मध्य प्रदेश इस टीकाकरण के महाअभियान में नंबर 1 रहा। करीब हर 1 घंटे में 1 लाख टीकाकरण मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दतिया से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जहां पर 126% टीकाकरण हुआ। और इसके बाद भी आप देखिए कि भोपाल के बाद इंदौर जो है वो टॉप पर रहा और सभी जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण में हिस्सा लिया। लक्ष्य हमने रखा था कम, लेकिन लक्ष्य से ज़्यादा करीब 17 लाख लोगों ने टीकाकरण कराया। ये सभी को पता है कि टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का, और उसमें मध्य प्रदेश ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की लीडरशिप में उन्होंने जिस तरीके से लोगों का आह्वान किया, हमने देश के अंदर टॉप किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है और आगे भी ये अभियान इसी तरह चलता रहे। इससे संबंधित जो भी भ्रांतियाँ हैं और जो लोग इस टीकाकरण के महाअभियान में आगे न आकर देश को पीछे ले जा रहे हैं, उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही अनुभवी हमारे राज्य के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला साहब यहाँ पर हैं। आप इस समय संचालक हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के। इसके साथ ही आपने 7 राज्यों में एक समय में पल्स पोलियो टीकाकरण के अभियान की कमान संभाली थी और उसके अंदर बहुत ही आशातीत सफलता दिलाई थी। आज उन्हीं के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 बन गया है और आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि पहले दिन तो साहब बड़े ज़ोर शोर से 17 लाख टीकाकरण हो गया, उसके नेक्स्ट डे पता लगा थोड़ा कम टीकाकरण हुआ, तो उसके बाद से आपकी रफ्तार जो है चल रही है, कहाँ तक पहुँच गए हैं आप? देखिए, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज वो स्वर्णिम दिवस है मध्य प्रदेश के लिए कि 2 बजे 2 करोड़ 2 लाख हमारे हितग्राहियों को हमारा टीका पहुंचा। और ये एक महान उपलब्धि है किसी भी राज्य के लिए। जिस राज्य ने 5 जून को पहला 1 करोड़ क्रॉस किया था और मात्र 23 दिन के अंदर पूरा दूसरा 1 करोड़ का माइलस्टोन टच किया, और इस सब के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता को, सामाजिक गतिशीलता को, हमारे क्रियाशील अग्रणी हमारी फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और उसके साथ साथ हमारे अंतर्विभागीय समन्वय को, जिन्होंने एक सपने को साकार किया। आमतौर पर कई बारी बड़ी चैलेंजेस होती हैं कि आप लोग कहते हैं कि कोल्ड चेन मेंटेन करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, और अचानक से आनन फानन के अंदर घोषणा हो गई। 4-5 दिन पहले तो इस बात की खबर भी नहीं थी, तो इतने कम समय के अंदर इतने सारे आमले को और पूरे दूर दराज के इलाके को सक्रिय करना, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, हमारी तैयारियां जब 16 जनवरी को प्रारंभ होना था टीकाकरण अभियान, उसके पहले अक्टूबर से हमारी तैयारियां चल रही हैं। और हम लोगों ने न केवल हमारे अमले को प्रशिक्षित कर लिया, बल्कि हमारी जो कमियां थी उसको भी चुस्त दुरुस्त कर लिया। जहां तक कोल्ड चेन के विषय में आप पूछताछ कर रहे हैं, यकीनन हमारी जितनी वैक्सीन वाहन थी उनकी दुरुस्ती की गई, हमारे टेक्नीशियंस की कमी थी उनकी पूर्ति की गई, हमारे जितने भी कोल्ड चेन फोकल पॉइंट थे जहां ILR और डिफ्रीजर की कमी थी उनको भी भारत शासन के माध्यम से हमने पूर्ण रूपेण जो भी अपेक्षा था उसको हमने पूर्ण किया। तो इस प्रकार से हम अपनी व्यवस्थाओं में सुनिश्चित थे। हाँ, ये ज़रूर है कि 17 तारीख की शाम को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की गई, तो उस वक्त हम लोग चाह रहे थे कि 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में ये अभियान हो, मगर मात्र 3 दिवस के अंदर एक महाअभियान को खड़ा करना एक चुनौतीपूर्ण था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे समस्त प्रदेश के वासियों का कि जिन्होंने हमारे छोटे से समय में आपको जो बुलावा दिया था, पीले चावल बांट के, आमंत्रण कार्ड के माध्यम से आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और एक हमारे को ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाई। बहुत ही सही कहा संतोष शुक्ला साहब ने, और आज भी वो स्वर्णिम दिन है जिस दिन हमने 2 करोड़ के लक्ष्य को क्रॉस किया है। अभी बताया उन्होंने कि दोपहर 2 बजे 2 करोड़ 2 लाख वैक्सीनेशन प्रदेश में हो चुके हैं। लेकिन अब मैं प्रदेश की जनता से मुखातिब हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि संतोष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। हमारी दोनों फ़ोन लाइनें आपके लिए खुली हुई हैं।
वैक्सीन से संबंधित अगर कोई भ्रांति आपके दिमाग में है, अब तक आप घर से नहीं निकले हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, तो आज मौका है, इनसे पूछ लीजिए, अपनी भ्रांतियों का समाधान कर लीजिए, ताकि आप कल ही वैक्सीन लगवाने के लिए आगे बढ़ जाएं। हमारी दोनों फ़ोन लाइनें आपके सामने हैं। एक नंबर है 2660049, भोपाल के बाहर के दर्शक 0755 कोड लगाना ना भूलें, और एक हमारा टोल फ्री नंबर है, वो नंबर है 1800-233-0040। अभी देखिए, कल ही मन की बात हो रही थी और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि साहब, मेरी 100 साल की माँ ने वैक्सीनेशन लगवा लिया है, मैंने वैक्सीनेशन लगवा लिया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। और लेकिन ये सवाल किसने पूछा? मध्य प्रदेश के बैतूल के 2 लोगों ने कि डॉक्टर की प्राइम मिनिस्टर जी, कहीं इस वैक्सीन लगाने से हमारी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी? ऐसा क्यों लोगों के दिमाग में बैठ गया? आप एक टीकाकरण अधिकारी है, आपने विश्लेषण किया कि ऐसे सवाल क्यों उठे? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ बयान करना चाहूँगा कि जब टीकाकरण फेस्टिवल हुआ था, तब मध्य प्रदेश के इन्हीं ज़िलों में, जिन ज़िलों की आप बात कर रहे हैं, ट्राइबल बाहुल्य क्षेत्र के एक शेड्यूल हमारा ज़िला है जिसने टॉप किया था, और उसके बाद अचानक बीमारी ने अपना विकराल रूप धारण किया। और जब हमने देखा, हमारे गांव वालों ने ख़ास तौर से ये देखा कि हमारे आजू बाजू लोग टीकाकरण, एक आध टीका लगा है उसके बाद भी जा रहे हैंगे अस्पताल की ओर, और उस वक्त मौत का अंबार भी था। तो एक गलतफहमी के शिकार हो गए हमारे भोले भाले नागरिक कि ये जो टीका लगा उसके कारण मृत्यु हो गई, जबकि हकीकत ये नहीं है। जिन को फिर हमने एनालाइज भी कराया WHO के माध्यम से कि जो भर्ती हुए थे उनमें से कितने लोग ऐसे थे जो टीकाकृत हुए थे। तो आपको जान के खुशी होगी कि जिनको दोनों टीके लगे थे वो ना तो वेंटिलेटर ना ऑक्सीजन तक पहुँचे, मामूली थोड़े बहुत लक्षण आए थे, घर पे ही वो ठीक हो गए। क्योंकि ये महामारी का रूप धारण किए है बीमारी। अभी जब टीका लगता है तो 42 दिन के बाद सुरक्षा का कवच पूर्ण होता है, आप जानते हैं इसको। तो इसलिए कुछ भ्रांति इसलिए हो गई कि लोग बाग दुष्प्रचार के भी शिकार हुए, कुछ भ्रामक जानकारी है वीडियो के माध्यम से चली, और अफवाह के पंख होते हैंगे, मगर हकीकत जो है ज़मीन पर दिखती है। हकीकत ये था कि हमारे जो टीके हैं वो सुरक्षित हैं। आज 2 करोड़ जो टीके लगे हैं उसमें हम लोग आधे घंटे आपको पर्यवेक्षण में रखते हैं। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, और आपको भी डबल विश्वास और डबल सुरक्षा का एहसास होगा टीकों के प्रति जब ये जानकारी आप तक पहुंचेगी कि आधे घंटे जो हम बिठाते हैं उसमें किसी भी नागरिक को कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए। और ये बहुत बड़ा असरकारी टीका हैगा, सफलता की कहानी है, और बीमारी दर हमारी घट रही है, दिख रहेगा। हमारे अस्पताल के बिस्तर खाली हो गए हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे इन टीकों की उपलब्धता है। बहुत ही सही बताया संतोष शुक्ला साहब ने कि परेशानी केवल इस कारण से हुई क्योंकि उस समय कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी। कई बार लोगों ने टीका करवाया, वो उस समय डिसीज़ के ऐसे फेज़ में थे कि इंक्यूबेशन पीरियड में थे, बाद में उनको लक्षण आ गए। इसी बीच में कुछ लोग काल कवलित हुए, तो लोगों को ऐसा लगा कि हम टीके के कारण मृत्यु होगी, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि ये इन्होंने नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर में समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि वहाँ पर भी देखा गया कि 98% वो लोग सुरक्षित रहे जिनको 2 टीके लगे थे, उनको कुछ भी नहीं हो पाया। तो संतोष शुक्ला साहब, आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि साहब एक डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है, और डेल्टा वेरिएंट ने तो 80 देशों में फैल गया, और जगह जगह जो है आज उसकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत ही दूसरी लहर में। तो ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं साहब कि ये जो टीका लग रहा है, ये टीका क्या डेल्टा के लिए प्रभावी है क्या, आपके जो दोनों डोज लग रहे हैं? देखिए, अभी तक जितने वैज्ञानिक तथ्य सामने आए हैं विदेशों से भी, तो उसमें ये बिल्कुल निश्चित हो गया है कि हमारा जो टीका है हर वेरिएंट के लिए कारगर हैगा। और मैं यहाँ थोड़ा सा और अपनी बात रखना चाहूँगा क्योंकि मैंने पोलियो उन्मूलन में काम किया। 2002 जब महामारी देश में थी, तब से लेके 2011 आखिरी केस तक मैंने हर राज्य में जाके काम किया है। उस वक्त भी ये बात चलती थी कि पोलियो का वेरिएंट आ गया, पोलियो के लिए ये वैक्सीन कारगर रहेगी नहीं, ये विवाद विरोध चलता रहा। उस वक्त मन में ये मस्तिष्क में आता था कि हम देश को मुक्त कर पाएंगे, मगर इन्हीं विवादों विरोधों के बीच वही ट्राइवेलेंट वैक्सीन ही हमारी कारगर होती गई और अंत में पोलियो उन्मूलन किया। तो मेरा आप सबसे करबद्ध अनुरोध है कि कोई भी म्यूटेंट आए, हमें बेसिक नहीं छोड़ना है। बेसिक 2 चीज़ें हैं, एक अस्थायी साधन हैगा SMS, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क, और दूसरा हैगा स्थायी उपाय जो टीका। तो दोनों साधनों का भरपूर उपयोग करते हुए सुरक्षा कवच मजबूत रखें, किसी बात से आप डरने की आवश्यकता नहीं है।
देखिए, बहुत ही अनुभवी हैं शुक्ला जी। उन्होंने पल्स पोलियो में भी बोला कि जब उस समय हो रहा था कि पल्स पोलियो के द्वारा उन्मूलन होगा तो बड़े इफर बट लगाए जाते थे कि बड़े बड़े वेरिएंट आ गए, लेकिन उन्होंने उस पर विजय पाई और उनका ये पूरा भरोसा है कि तमाम वेरिएंट आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो लोग टीका लगवाएंगे वही अल्टीमेटली विजयी होंगे। और वास्तव में क्या आंकड़े ये बताते हैं ICMR के कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन लगवाई थी उनको सीरियस इलनेस नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर कट अब तो इसका चालू हो गया है, वैज्ञानिक और रिसर्चेस भी होने लगी हैं जी जी जी। कि हमारा 98% जैसा आपने बताया मौत दर घटा देते हैगा, 95% हमारा हॉस्पिटलाइजेशन दर कम कर दिया हैगा, और महामारी उस एरिया में जहाँ पे दोनों टीके लगा लिए हैं उस एरिया में 100% हमारी महामारी नियंत्रण में आ गई है। और मैं आपको यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन ने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ हमें प्रोत्साहन पुरस्कार देना चालू किया, जिसमें हमने 20 पंचायतों का पुरस्कार इसलिए देने की घोषणा की है कि 100% वहाँ टीकाकरण हो जाए। जी जी जी। 5 जनपद को सिलेक्ट किया है, 3 हमारे जिला जनपद को किया है, 10 नगर पंचायतों को किया है, 10 नगर पालिकाओं को और 3 नगर निगम। ये कंपटीशन की जो भावना आ रही है, अभी तक 66 पंचायतों की हमारे पास प्रविष्टि आ चुकी है। तो हम वहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे प्रविष्टि आई है उधर बीमारी दर एकदम घटी है। तो ये हम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सामने दिख रहा है कि टीके असरकारी हमें दिख रहे हैं। तो एक तरफ तो ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को प्रोत्साहित कर रही है टीकाकरण के लिए। दूसरी तरफ संतोष शुक्ला जी, मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें लिखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एलोकेशन ऑफ वैक्सीन जो है वो थोड़ा कम है, और मध्य प्रदेश में तो ये गैप करीब 26 है, जबकि केरल के अंदर जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, महाराष्ट्र में बहुत कम है। तो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन का एलोकेशन कम क्यों है? देखिए, शुरुआत जब 16 जनवरी को हुआ था तो हेल्थ केयर वर्कर था, उसमें हमने कहीं पे विभाजित नहीं किया, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर हमारा ज़्यादातर ग्रामीण में है। 65,000 आशाएँ, 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वो मेरी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जिनको हमने टीकाकृत किया था। फिर इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर आया, अन्य विभागों में, पंचायत में, रेवेन्यू में, नगर निकाय में और पुलिस में। तो इसमें भी कोई विभाजन नहीं था, सीधे बात आ रही थी कि आपके दोनों तरफ हमारी वैक्सीन जा रही थी। इसके बाद क्या हुआ कि एकदम से बीमारी ने विकराल रूप धारण किया और भारत शासन के नीतिगत फैसले में ये निर्णय हुआ कि जहाँ पे पॉकेट्स हैं इन्फेक्शन के, जहाँ महामारी ज़्यादा है, उधर आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन, उसके आसपास इर्द गिर्द ही टीके लगाए जाएं। तो वो ज़्यादातर हमारे शहरी क्षेत्र में, खासतौर से महानगरों में था। तो उस नीतिगत फैसले के तहत हमें पूरी वैक्सीन को वहीं पे अर्बन एरिया में रख के वो काम कराना पड़ा। और आज देख रहे हैं आपकी इंदौर जो इंडिया में टॉप किया है, वहाँ 68% हमारा कवरेज हो चुका है। भोपाल भी हमारा 50% से ज़्यादा हो गया। तो आज जैसे हमने टीकाकरण में मात्र 26 जिलों में टीकाकरण आज कर रहे हैं, वो उन्हीं जिलों में कर रहे हैं जहाँ की हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जनता वंचित रह गई थी, उनको हमने आज विशेष रूप से टीकाकरण में सम्मिलित किया। बहुत ही सही बात कही आपने। और होशंगाबाद से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेमराज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं हेमराज कपूरिया बात कर रहा हूँ, जिला होशंगाबाद राहती गाँव से। मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ सर। मुझे 15 साल से आवाज़ यहाँ पर नहीं मिल रही है। रोमोटाइड अर्थराइट है और मुझे जोड़ों में 24 घंटे दर्द रहता है। मैं पेन किलर भी खाता हूँ। तो सर मैं क्या वैक्सीन लगवा सकता हूँ? और मुझे हाल ही में टीबी भी हो गया था, तो मैं टीबी की 6 महीने गोली खाई, तो अभी मैं टीबी भी ठीक हो गया है। और मेरा जो मेरा ये भाई तासीर है शरीर की, जी जी जी, इनका सवाल है कि हमारा जो है मरीज, उसको आर्थराइटिस और वो दिव्यांग है, तो वो टीका लगवा सकता है क्या? देखिए, ये हाई रिस्क ग्रुप में शामिल होते हैं जो भी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, कैंसर, किसी भी गंभीर बीमारी से अगर कोई पीड़ित है तो वो हाई रिस्क ग्रुप में है। उनको तो सबसे पहले आके लगाना चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी उनके शरीर में प्रवेश करेगी तो उसमें ज़्यादा असर हो सकता है। तो आप, और ख़ास तौर से हमारे वृद्धजन या विकलांग बंधु, इनके लिए हमने विशेष व्यवस्था करी है। नियर टू होम, उनके घर के आसपास जाके हम टीकाकरण करने की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। तो आप उनको प्रोत्साहित कीजिए कि आप जितनी जल्दी हो सके टीकाकृत हों। एक बात और देखने में आई थी अभी कि गर्भवती महिलाओं को लेकर सवाल उठ रहा था कि गर्भवती महिलाएं भी टीकाकरण करवा सकती हैं क्या? देखिए, शुरू में तो कंट्राइंडिकेशन था भारत शासन की गाइडलाइन में, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। सबसे पहले लैक्टेशन, जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं, उसके लिए
ओपन विंडो खोली गई कि नहीं, अब उसको टीकाकृत कर सकते हैं लैक्टेटिंग वुमेन को। अभी हाल ही में भारत शासन ने एक निर्णय लिया है कि गर्भवती माताओं को भी टीकाकृत किया जा सकता है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि शासकीय लेख आ जाए जिससे हम उसको ओपन कर सकें। दूसरा एक सवाल और भी ये देखा जाता है कि कोविशील्ड जो आपका टीका था, उसकी दूसरा टीका लगाने की अवधि के अंदर कई बार परिवर्तन किए गए, उसको बड़ा किया गया। तो लोग अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब पहला टीका तो लगा लिया है और अब आप लोग बोल रहे हैं कि 2 टीके लगाओगे तो ज़्यादा सुरक्षित हो, एक टीके में सुरक्षा कम है, तो कब लगवाएं दूसरा टीका? कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया पुणे की वैक्सीन है और ये एक्चुअली गवर्न होता है उसका ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ये निर्णय लिया कि अगर हम 28 दिन के अंतराल पे जो लगा रहे हैं इसकी अवधि बढ़ा दें 84 दिन, तो जो 60-70% जो एंटीबॉडीज़ बन रही थी इस अवधि में 28 से 42 दिन, वो बेहतर हो जाएगी, 90% टच कर जाएगी। तो एक लाभकारी जानकारी थी और भारत शासन की एक टेक्निकल ग्रुप, एक्सपर्ट्स की ग्रुप है, उसने निर्णय लिया कि हाँ, भारत में भी हम 84 दिन बाद, 84 से 112 दिन के भीतर टीकाकरण के लिए सेकेंड डोज को प्रोत्साहित करें। इसके तहत हमने नवीन गाइडलाइन निकाली है और उसका लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कौन सी वैक्सीन बेहतर है, इसको लेकर भी लोग कई बार सवाल उठाते हैं कि हम कौन सी लगवाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो कोवैक्सीन लगवाई थी। देखिए, निर्माता अलग हो सकते हैं, वैक्सीन में कहीं कोई भी वो नहीं है चेंजेस। मात्रा 10 डोज की है, 2 से 8 डिग्री तापमान पे है, दोनों ही 80 से 90% की सुरक्षा दर है उसकी, इसलिए कहीं भी, और फिर इसमें कोई भी ऐसी गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं दोनों वैक्सीन में। तो दोनों सुरक्षित हैं, असरकारी हैं, प्रभावी हैं, हानि रहित हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है दर्शकों की, दोनों वैक्सीन जो हैं वो बहुत ही असरकारक हैं, दोनों के अंदर कोई भी हानि नहीं है, दोनों पूरी तरह प्रभावी हैं। कई बार भ्रामक जानकारियां भी फैली, कई लोगों ने इसके खिलाफ बयान भी दिए, बाद में हम लोगों ने फेसबुक पे और बाकी मीडिया पर उन लोगों को भी वैक्सीन लगवाते हुए देखा, क्योंकि कालांतर में ये बात पूरी तरीके से सिद्ध हो गई विश्व के तमाम देशों की रिपोर्ट से कि वैक्सीन ही इसका एकमात्र जो है कारगर उपाय है इससे कोरोना बीमारी पे विजय प्राप्त करने का। अभी सुनने में आ रहा है कि साहब कि ब्रिटेन के अंदर जो है डेल्टा वायरस के कारण जो है लॉकडाउन फिर से करना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया वाले फिर से थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो वेरिएंट आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, ये कहीं ना कहीं जो लोग वैक्सीनेट फर्स्ट डोज जिनका हुआ है उनको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के मामले में, या सभी को ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो करना ही है? बिल्कुल, इसको सार्वजनिक रूप पे हमें स्वीकारना पड़ेगा कि जिस बीमारी का इलाज नहीं है, लाइलाज है, जिस बीमारी का आतंक इतना ज़्यादा है कि हमको ऑक्सीजन की कमी के कारण बिस्तर नहीं मिले, वेंटिलेटर तक पहुंचाया और मौत के मुंह तक पहुंचा दिया जी। और एक तरफ हमारे पास ऐसा प्रभावी टीका है जो आपको गारंटी के साथ मौत से बचा सकता है, आपके बीमारी के कॉम्प्लिकेशन और विकलांगता दर से कम कर सकता है, कमी ला सकता है। तो हमें चुनाव करना पड़ेगा, निर्णय आपका, हमारी आपको सलाह है कि अस्थायी उपाय हैगा सैनिटाइज़र, मास्क एंड मास्क। अभी कल ही हमारे यहाँ आपने देखा होगा शहरों में, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, संडे को भी ओपन किया, बेतहाशा स्वतंत्रता की एक गलत ढंग से लोगों ने परिभाषित कर दिया, सब बिना मास्क के घूम रहे हैं। जी। तो जब आपको मालूम है कि वायरस अभी गया नहीं है, आने वाले साल तक नहीं जाने वाला है, वायरस से सुरक्षा के लिए हमारे को ज्ञान मिल गया है, एक होता KAP, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। जी। तो क्या नॉलेज का हम भरपूर दोहन कर रहे हैं? क्या हमने अपने ऊपर उस नॉलेज को प्रैक्टिस में बदला? और सकारात्मक सोच, अरे लापरवाही का जो एक अंदाज होता है काम करने का, उससे हमें बचना हैगा। मैं छोटे छोटे बच्चों की जिक्र जरूर करता हूँ हर प्रोग्राम में कि एक 2 साल का बच्चा मुझे लिफ्ट में मिला उसकी माँ के साथ, और मैंने जब उससे पूछा उसकी माँ से कि बहन जी ये बताइए, ये 2 साल का बच्ची है, मास्क उतारने की जिद नहीं करती? तो वो कहती है कि नहीं, बल्कि हम जब घर से निकलते हैं तो मुझे आगाह करती है मेरी बच्ची कि मम्मी मास्क पहनो। तो एक 2 साल का अबोध बालक बालिका, उसके मन मस्तिष्क में ये ज्ञान पहुंच गया है कि हमें बचना है वायरस से तो मास्क लगाना है। तो हमारे तो आप प्रबुद्ध जन हैं, आप लोग की विवेक से काम लें, और आपसे यही आग्रह है कि आप न केवल खुद अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाएं कि हमें खुद अपने को कवच के रूप में वैक्सीन से बचाव करना, बल्कि दूसरों को भी रोके टोके
बहुत ही सही बात बताई कि दूसरों को भी रोके टोके। और आपने देखा भी था कि जब वैक्सीनेशन का महाअभियान चलने वाला था, उसकी पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री जी ने 2 छोटे-छोटे बच्चों के एक वीडियो को वायरल किया था, जिसमें वो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आग्रह कर रहे थे। वास्तव में देखा जाए तो हमें इस महा वैक्सीनेशन अभियान को एक महा जन अभियान बनाना पड़ेगा, जिसमें लोग होड़ लगाकर वैक्सीनेशन लगाएं, ताकि लोग सजग हो सकें। डॉक्टर साहब, एक बात की चिंता होती है कि अब ये आप लोग का जो अभियान है सब 15 साल तक के बच्चों का है, अब उससे छोटे वाले बच्चे रह गए हैं। अब लोग कह रहे हैं साहब तीसरी लहर आएगी तो छोटे बच्चों को जकड़ लेगी, तो इन बच्चों के वैक्सीनेशन का क्या होगा? हाँ, अभी जो हमारा अभियान चल रहा है 18 साल से अधिक उम्र में है, मगर आज ही आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि हमारे 12 साल तक के बच्चों के ऊपर भी प्रयोग हो चुका है कैडिला कंपनी के द्वारा अहमदाबाद में। और हो सकता है कि बहुत जल्दी इसका लाइसेंसिंग हो जाए, 2-1 महीने के अंदर हमें उनके लिए भी टीका सुरक्षित रूप से मिल जाए। तो जैसे ही हमें टीका उपलब्ध होगा, हम लोग बेशक बच्चों का टीकाकरण भी इस देश में प्रारंभ करेंगे। मैं एम्स के डायरेक्टर साहब का भी सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए, क्योंकि वो फिर से जो है पढ़ाई शुरू कर सकें, क्योंकि आज 1.5 साल का पीरियड बीत चुका है और वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जब तक कि वैक्सीन नहीं आती है तब तक उनको क्या करना चाहिए, उनके परिजनों को क्या करना चाहिए? नहीं, सबसे ज़रूरी है कि क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में चल रहे हैं, बच्चे तो बाहर जा नहीं रहे हैं, जी, स्कूल जी। बंद हैं, बाज़ार अभी हमें नहीं ले जाना चाहिए भीड़ भरे स्थानों में उन बच्चों को, और साथ में उनके परिवारजन को देखना चाहिए कि क्या मैं सुरक्षित हूँ, क्या मैंने अपने दोनों टीके लगा लिए। यहाँ ये बात और मैं बताना चाहता हूँ जी, जी। कि अगर किसी ने एक टीका लगाया है तो वो आंशिक सुरक्षित है, उसकी पूरी सुरक्षा नहीं है, उसको बीमारी हो सकती है। मगर दोनों टीके लगा लिए, कोवैक्सीन जो टीका है वो 28 दिन के बाद लगता है दूसरा डोज, और कोविशील्ड 84 दिन के बाद। तो आपको ये देखना होगा, आप ये ना सोचें कि मेरे पास कोई एसएमएस आएगा या मेरे को कोई टेलीफोन करके बताएगा। आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप खुद देखिए कि मैंने किस तारीख को लगाया था और दिवस उसका देख लीजिए कि शेड्यूल्ड है 28 से 42 दिन में कोवैक्सीन और 84 से 112 दिन के अंदर मेरा कोविशील्ड। अगर मेरा खुद पीरियड हो गया है तो पास के टीकाकरण में केंद्र पर जाइए और अपना टीका लगाइए। देखिए, एक ज़माने में तो ये बात होती थी कि लोगों को टीकाकरण के पैसे देने पड़ेंगे, तब तमाम हम देखते थे, पेपरों में आता था कि भारत सरकार टीके के पैसे क्यों ले रही है, सरकारी में इतने पैसे ले रही है, प्राइवेट में इतने पैसे ले रही है। और जब 19 तारीख को महाअभियान शुरू हुआ तो आपने देखा कि सारे देश के अंदर मुफ्त टीकाकरण भारत सरकार दे रही है, बिना किसी राज्य और किसी की बाउंड्री के। तो जब मुफ्त टीकाकरण मिल रहा है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों मुफ्त मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़कर इस मुफ्त टीकाकरण का लाभ उठाना चाहिए, ताकि देश पूरी तरह सुरक्षित रहे। और एक बात बहुत अच्छी अभी डॉक्टर साहब ने बताई कि बच्चे जो हैं उनके लिए भी जो है एक कंपनी के द्वारा, गुजराती कंपनी के द्वारा टीकाकरण का ट्रायल चल रहा है, और वो भी अगर वैक्सीन आ गई तो लगने लग जाएगी। डॉक्टर साहब, ये सुनने में आ रहा है कि साहब सितंबर के अंदर जो है तीसरी लहर आ जाएगी, तो ये क्या सही है? क्या आ जाएगी क्या? अगर हमने मान लीजिए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया तो टल जाएगी क्या? देखिए, लहर तब आती है जब आने दें हम। अच्छा। अगर हम लोग ने टीकाकरण करा लिया है, हमने मास्क का उपयोग करना सीख लिया है, वायरस के साथ ज़िंदगी जीने का एक सलीका हम सीख चुके हैं, तो आप जापान एक उदाहरण है कि वहाँ बच्चा आज भी स्कूल में जैसे ही जाता है सबसे पहले सैनिटाइज करता है हाथ को, मास्क कभी छोड़ता नहीं है, घर से घर तक मास्क का उपयोग करता है, और जो बैठक होती है वो डिस्टेंसिंग के साथ होती है। तो हमारे जो मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टाइल हमें करना होगा। लहर कितनी आए, आंधी आए या तूफान आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आपका सुरक्षा कवच में मजबूत हो, बस ये सुनिश्चित करना है। बहुत ही सही संदेश दिया उन्होंने कि आपका सुरक्षा कवच मजबूत हो, और लहर तब आएगी जब हम उसे आने देंगे। और तीसरी बात जो उन्होंने बताया कि कोरोना के साथ रहने का सलीका हमको सीखना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी संतोष शुक्ला जी, आपने हमारे स्टूडियो में आए, इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देख लिया, कितनी जानकारी दे दी साहब ने।